क्रिप्टो एक ऐसा मार्केट है जो सबके लिए समान है। यहाँ पे कोई घपलाबाजी करने वाला नहीं है और इस करेंसी में किसी भी देश का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और यही से जन्म होता है क्रिप्टो करेंसी का। हमारे स्टॉक मार्केट में आखिर ऐसा क्या कमी आ गया कि आज के डेट में हर एक व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी की ओर शिफ्ट हो रहा है? क्या रीजन है? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आज की वीडियो में आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग का संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, बच्चों की भाषा में। क्रिप्टो ट्रेडिंग का पूरी जानकारी मिल जाएगा इस एक ही वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग आखिर क्यों शुरू हुआ, किस रीजन के वजह से क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू हुआ, उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि आखिर ये क्रिप्टो ट्रेडिंग होता क्या है, क्या मतलब होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग का। उसके बाद बात करेंगे कि ये ट्रेडिंग सेफ है या फिर अनसेफ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग अनसेफ है, तो आज की वीडियो में इसका भी क्लियरिटी आपको मिल जाएगा कि क्या यह ट्रेडिंग सेफ है या फिर अनसेफ है। उसके बाद बात करेंगे कि लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों करते हैं। आज के डेट में ना 10 में से 9 लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो आखिर किस रीजन से हो रहा है? हमारा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में ऐसा आखिर क्या कमी आ गई जिसके वजह से आज के डेट में हर एक व्यक्ति क्रिप्टो ट्रेडिंग की ओर शिफ्ट हो रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है वो भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे टैक्स क्लियरिटी के बारे में, यानी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में 30% का टैक्स लगता है। तो कितना टैक्स लगता है, कितना टैक्स नहीं लगता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, यानी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो फुल पैकेज वीडियो होने वाला है। क्रिप्टो ट्रेडिंग का फुल कोर्स आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने के लिए बनाया गया है। वैसे ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, पैसा डूबने का काफी ज्यादा डर होता है, तो ट्रेडिंग करने से पहले अपने तरफ से दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें। और ये वीडियो से आप बस सीख सकते हो, ट्रेडिंग करना ना करना वो आपका पर्सनल चॉइस है। तो 5 मिनट के लिए आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को भूल जाओ। अभी मैं जो आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, उसको आप ध्यान से समझो। देखो, किसी भी चीज को अगर आपको जड़ से सीखना है, जड़ से समझना है ना, तो उस चीज का आपको इतिहास में जाना पड़ेगा कि वो चीज आखिर शुरू क्यों हुआ। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों शुरू हुआ। तो अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों शुरू हुआ ये जानना है, सीखना है, तो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग का इतिहास में जाना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट आखिर आया क्यों, कैसे आया, ठीक है। तो जो एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे आप देखो, पैसा यानी कि करेंसी आने से पहले लेन देन कैसे हुआ करता था। यानी कि आज से बहुत साल पहले जब धरती पर पैसा वैसा नहीं था, करेंसी नहीं था, 500 रुपया, 1000 रुपया नहीं था, उस समय लेन देन कैसे हुआ करता था। अगर आज से कई साल पहले आप चले जाओ तो उस समय तो पैसा नहीं हुआ करता था। तो अगर आपको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, फल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आज से कई साल पहले लेन देन कैसे हुआ करता था, खरीदते आप कैसे थे। तो आज से बहुत साल पहले ये कहानी या तो आपको आपका दादा दादी सुनाया होगा, या तो नाना नानी सुनाया होगा, या फिर नहीं सुने हो तो आज पहली बार सुन रहे हो मेरे से, तो नीचे कमेंट करके बता देना। आज से बहुत साल पहले जब धरती पर पैसा वैसा नहीं हुआ करता था ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आम का खेती होता है और आपका पड़ोसी के घर में एप्पल का खेती होता है। अब आपको चाहिए एप्पल, आपके पड़ोसी को चाहिए आम। तो जबकि आपके पास आम है और आपके पड़ोसी के पास एप्पल है और आपको ये चाहिए, आपके पड़ोसी को ये चाहिए ना, तो आज से बहुत साल पहले पैसा आने से पहले लेन देन ऐसे होता था कि आपने थोड़ा सा अपना सामान उसको दे दिया और उसने अपना सामान थोड़ा सा आपको दे दिया, इस हिसाब से लेन देन हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल आज से बहुत साल पहले आपको चाहिए गेहूं, आपके पड़ोसी को चाहिए चावल, तो आपने थोड़ा सा अपना गेहूं दे दिया, आपके पड़ोसी ने आपको थोड़ा चावल दे दिया, लेन देन हिसाब बराबर हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि बहुत साल पहले पैसा तो नहीं था, करेंसी नहीं था, तो लेन देन कैसे होता था, तो लेन देन ऐसे ही होता था, ठीक है। उसके बाद शुरू हुआ जानवर का कॉन्सेप्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास डॉग है, आपके पड़ोसी के पास डोंकी है। अब आपको डोंकी चाहिए, आपके पड़ोसी को कुत्ता चाहिए, तो इस हिसाब से लेन देन हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपके पास गेहूं है और आपके पड़ोसी के पास सब्जी है। अब आपको चाहिए सब्जी, आपके पड़ोसी को चाहिए गेहूं, आपने थोड़ा सा गेहूं उसको दे दिया, उसने थोड़ा सा सब्जी आपको दे दिया, इस हिसाब से लेन देन हुआ करता था, ठीक है। तो आज से बहुत साल पहले इसी हिसाब से लेन देन हुआ करता था, क्योंकि उस समय तो पैसा नहीं था, तो लेन देन होगा कैसे, चीजों को खरीदोगे कैसे, तो ऐसे खरीदा जाता था। यहां तक क्लियर हो गया ना। उसके बाद जब ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, उसके बाद चीजें जब अपग्रेड हो गया, अपग्रेड होने के बाद शुरू हुआ गोल्ड का कॉन्सेप्ट, यानी कि सोना का कॉन्सेप्ट। जब इस हिसाब से लेन देन बंद हो गया, उसके बाद गोल्ड का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। जिसके पास जितना सोना वो उतना ही उस समय अमीर हुआ करता था। फॉर एग्जांपल आपके पास सोना है, आपको गेहूं खरीदना है, आपने सोना दिया, आपने गेहूं खरीद लिया।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोना है, आपने सोना दे दिया, आपको चावल चाहिए, आपने चावल खरीद लिया। आपके पास सोना है, आपको गधा खरीदना है, आपने सोना दे दिया, आपने गधा को खरीद लिया। ठीक है, तो एक एक टाइम ऐसा आया जिसके पास जितना ज्यादा सोना वो उतना ज्यादा अमीर, सोना से लेन देन हुआ करता था, सोना से खरीदी बिक्री हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जब सोना से खरीदी बिक्री हुआ करता था, बहुत साल ऐसा हो गया, उसके बाद सोना में भी कई सारा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। क्या प्रॉब्लम आना शुरू हो गया? सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि गोल्ड तो लिमिटेड है, सोना जो है ये तो लिमिटेड है, ये बहुत ही कम लोगों के पास था, तो लेन देन में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आया? खोजना बहुत मुश्किल है, सोना को खोजना बहुत मुश्किल है, ये तो रेयर एलिमेंट है, तो इसको खोजना मुश्किल हो गया था, तो हर किसी के पास सोना नहीं हुआ करता था, तो लेन देन में दिक्कत आना शुरू हो गया। उसके बाद क्या है कि कैरी करना मुश्किल है, सोना को कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, भारी होता है, तो लेन देन में दिक्कत आना शुरू हो गया। तो ये सारा कहानी जब खत्म हो गया, उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो पैसा लॉन्च करती है, पैसा का जन्म यहीं से होता है। जब सोना का कहानी खत्म होता है, उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो पैसा लॉन्च करती है, करेंसी लॉन्च करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद जन्म होता है पेपर मनी का, जो गवर्नमेंट जारी करती है। जब सोना का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो कागज का टुकड़ा लॉन्च करती है। अब ये कागज का टुकड़ा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि है तो ये कागज का टुकड़ा ही, लोग इसको पैसा बोलता है लेकिन है तो कागज का टुकड़ा ही ना। इसकी कोई वैल्यू है? इसकी तब तक वैल्यू है जब तक सरकार ने इसको अलाउ करके रखा है। अगर कभी भी सरकार आकर बोले कि इस कागज का टुकड़ा का कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्चुअल में इस कागज का टुकड़ा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आज से कुछ साल पहले मोदी जी रात को 8 बजे आते हैं और बोलते हैं कि भाइयों और बहनों, आज रात से 500 और 1000 के नोटों को बैन किया जा रहा है। तो आप सोचो, उस दिन जिन लोगों के पास कैश में हजारों करोड़ रुपया था, उनके पैसों का कोई वैल्यू हुआ करता था? नहीं जी, क्योंकि सरकार ने उसको बैन कर दिया था। तो आज के डेट में जो भी आपके पास पैसा कैश है, उसकी कोई वैल्यू है? उसकी वैल्यू तभी तक है जब तक सरकार ने उसको अप्रूवल दे के रखा है। अगर कभी भी सरकार का मूड कभी खराब होता है और सरकार बोलती है कि पैसा बैन, तो आपके पास जो पैसा है वो कागज का टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से क्रिप्टो करेंसी का जन्म होता है। ठीक है, बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो बेसिकली जो भी आपके पास पैसा है, ये पैसा बेशक एक कागज का टुकड़ा है, सरकार ने इसको अप्रूवल दे के रखा है, इसीलिए इसकी वैल्यू है, अदरवाइज इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसमें क्या लिखा रहता है कि मैं 500 रुपया धारक को अदा करने का वचन देता हूं। ठीक है, तो ये बस एक कागज का टुकड़ा ही है जब तक सरकार ने इसको अप्रूवल दे के रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्रिप्टो करेंसी की जन्म आखिर कैसे हुई। अभी समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की जन्म कैसे हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट मनी सेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे बैंक, आरबीआई एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 500 रुपया का नोट है, ये जो 500 रुपया का नोट है, ये सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि ये जो पैसा है, जो भी 500 रुपया का नोट है, 100 रुपया का नोट है, वो गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी बैंक में लाखों करोड़ों रुपया रख दिया है और अचानक से वो बैंक जो है वो बैंक करप्ट हो जाती है, बैंक ही बंद हो जाती है और बैंक हाथ खड़ा कर देता है कि मैं आप लोगों को पैसा नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद कंगाल हो गया हूं। तो सोचो जरा, आपका पैसों का कोई वैल्यू रहा? आपने बैंक में पैसा रखा है और वो बैंक ही अगर खत्म हो जाता है, बैंड हो जाता है, तो आपके पैसों का कोई वैल्यू रहा? नहीं रहा जी। ठीक है, उसी तरह तो पैसा जो है वो बैंक कंट्रोल करता है। बैंक को कौन कंट्रोल करता है? बैंक को आरबीआई कंट्रोल करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कंट्रोल करता है। और आरबीआई को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई को कंट्रोल करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो भी पैसा है, जो भी हमारा करेंसी है, 500 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, वो सेंट्रलाइज है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट को जब मन हो पैसों को प्रिंट कर सकती है, बंद कर सकती है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। जो भी पैसा है, 500 का नोट, 200 का नोट, गवर्नमेंट को जब भी मन करे उसको प्रिंट कर सकती है, बंद कर सकती है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। टोटली जो वो पैसों का डिपेंडेंसी है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। वो जो करेंसी है उसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल है किसके हाथ में है? वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। यहां तक क्लियर हो गया ना? उसके बाद क्या है, उसके बाद 2008 में यूएस में लेहमन ब्रदर क्राइसिस आया। आपने सुना होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा पुराना खिलाड़ी हो, आपको पता होगा कि 2008 में स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश आया था और उस क्रैश के पीछे का कारण था लेहमन ब्रदर्स क्राइसिस, यानी कि एक बैंक था, वो बैंक रातों रात बैंक क्रफ्ट हो गया था। उसको बोला जाता है लेहमन ब्रदर क्राइसिस। और उस बैंक में जितने भी लोगों का पैसा था वो सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, बैंक एकदम क्रफ्टी हो गया, बैंक बंद हो गया। ठीक है, बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। उसके बाद क्या है कि फिर इस कहानी के बाद 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम का एक व्यक्ति ने एक पेपर जारी किया। जब 2008 में ये कहानी हुआ, लेहमन ब्रदर क्राइसिस हुआ यूएस में, यानी कि अमेरिका में, और लोगों का हजारों करोड़ों रुपया डूब गया। उस बैंक में जिन भी लोगों का पैसा था सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया।
ठीक है। उसके बाद 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम का एक आदमी है, एक व्यक्ति है, पता नहीं ये है भी या फिर नहीं, किया भी है या फिर नहीं, किसी को आज के डेट में इसके बारे में कुछ नहीं पता। बस कहा यह जाता है कि जब ये 2008 में ऐसा कहानी हुआ, बैंक वगैरह में फ्रॉड हो गया, तो 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम का एक आदमी है, एक व्यक्ति है, उसने एक पेपर जारी किया। और उस पेपर में क्या था कि जिसमें बिटकॉइन की बात की और पैसों को डिसेंट्रलाइज करने की बात की। बिटकॉइन यानी कि पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, यानी कि जब ये कहानी हुआ 2008 में, तो उसके बाद शायद एक व्यक्ति के दिमाग में यह बुद्धि आया कि ये जो पैसा है इसकी वैल्यू तो तब तक है जब तक सरकार ने इसको अप्रूवल दे के रखा है। ये जो पैसा है इसकी वैल्यू तब तक है जब तक बैंक जिंदा है। अगर बैंक ही खत्म हो जाता है, बैंक ही हाथ खड़ा कर देता है, तो लोगों का पैसा डूब जाएगा। तो ये जो करेंसी है इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो यहीं से क्रिप्टो करेंसी का जन्म होता है। एक साल के बाद सतोशी नाकामोटो नाम का एक व्यक्ति ने पेपर जारी किया और उसके बाद उसने बिटकॉइन को लॉन्च किया और बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज करने की बात किया। डिसेंट्रलाइज यानी कि एक ऐसा करेंसी जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो 500 रुपया का नोट है वो सेंट्रलाइज्ड है, वहां पे बैंक का कंट्रोल है, आरबीआई का कंट्रोल है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का कंट्रोल है। लेकिन इस व्यक्ति ने जो बिटकॉइन को लॉन्च किया, जो करेंसी को लॉन्च किया, उसमें उसने बात किया कि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, ना ही किसी बैंक का, ना ही किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट का और ना ही किसी गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल रहेगा। तो उसने बिटकॉइन को लॉन्च किया। ये एक ऐसा करेंसी है जो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। आप एक झटके में बिटकॉइन या फिर कोई भी करेंसी भेज दोगे और वो आपको करेंसी भेज देगा, आपका जो लेन देन है वो हो जाएगा। और इस करेंसी में किसी भी देश का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और यही से जन्म होता है क्रिप्टो करेंसी का। समझ गए बात? तो 2009 में उस व्यक्ति ने बिटकॉइन को लॉन्च किया। ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है, यानी कि ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये जो करेंसी है उसको लेन देन किया जाता है और वहीं से क्रिप्टो करेंसी प्लस बिटकॉइन का जन्म होता है। यहां तक क्लियर हो गया? क्रिप्टो करेंसी क्या है? अभी आपको फाइनली पता चलेगा कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है, चाहे ट्रेडिंग के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। शेयर मार्केट का कंप्लीट जानकारी आपको हमारे प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को एक बार विजिट करना मत भूलना। तो क्या होता है क्रिप्टो करेंसी का मतलब? क्रिप्टो कॉइन डिजिटल मुद्रा का एक रूप है जिसे ऑनलाइन लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो कॉइन को वर्चुअल कॉइन भी बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि पैसा है, 500 का नोट है। अब अगर आप 500 का नोट किसी को देते हो तो उसके बदले में आपको 500 रुपया का कोई ना कोई वैल्यू मिलता है। लेकिन वो जो 500 का नोट आप देते हो तो उसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? बैंक के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हाथ में है। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये भी तो एक करेंसी ही है। 500 रुपया का नोट वो भी करेंसी है, क्रिप्टो जो है वो भी एक करेंसी ही है। फर्क इतना है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये जो कॉइन है, इसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, कोई भी बैंक के हाथ में नहीं है, कोई भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है। अगर आप यहाँ पे रह के अमेरिका में या फिर जापान में किसी को लाखों करोड़ों रुपए का कोई करेंसी भेजते हो, बिटकॉइन भेजते हो, कोई भी कॉइन भेज देते हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी भेज देते हो ना, तो ये बात सिर्फ आपको और उस बंदे को पता चलेगा जिसको आपने भेजा है। इसमें बीच में मिडिलमैन कोई नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे रह के किसी भी देश में लाखों करोड़ों रुपया डायरेक्ट बैंक अकाउंट से भेजते हो तो यहाँ पे हर किसी को पता चल जाएगा, आपके बैंक वालों को भी पता चल जाएगा, आपके देश के गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा, उसके देश के गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता चल जाएगा। लेकिन जबकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी है जो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, तो इसका जो लेन देन है वो किसी को पता नहीं चलता है। और इसीलिए जो ब्लैक का काम है वो यहीं पे ज्यादा होता है। लेकिन आपको ऐसा ब्लैक का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे तो आपको सिखाना है, समझाना है, बताना है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज करेंसी है और ये डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, जिसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है कि क्रिप्टो कॉइन को कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी जारी कर सकती है। यानी कि क्रिप्टो कॉइन एक ऐसा कॉइन है ना जिसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी जारी कर सकती है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिटकॉइन जो है वही क्रिप्टो करेंसी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बिटकॉइन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बिटकॉइन है ना वो तो एक पार्ट है क्रिप्टो करेंसी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे शेयर बाजार में क्या होता है, हमारे शेयर बाजार में ट्रेडिंग होता है। अब ट्रेडिंग का बहुत सारा पार्ट होता है, इंट्राडे होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग होता है ना। तो उसी तरह जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो का बस एक पार्ट है बिटकॉइन।
क्रिप्टो का बस एक पार्ट है बिटकॉइन। इस तरीके का बहुत सारा मार्केट में क्रिप्टो होता है, ठीक है, क्रिप्टो कॉइन होता है। तो जो क्रिप्टो कॉइन है वो कोई भी व्यक्ति और कोई भी कंपनी जारी कर सकती है। यहां तक क्लियर हो गया ना। उसके बाद क्या है, क्रिप्टो कॉइन पर किसी भी देश का, सरकार का, गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। क्रिप्टो कॉइन की जो प्राइस है वो पूरी तरह मार्केट नियंत्रण करता है। यानी कि क्रिप्टो कॉइन का जो प्राइस है, जैसे कि बिटकॉइन का जो प्राइस है, इथेरियम का जो प्राइस है, इसी तरह मार्केट में सैकड़ों कॉइन है। उन सारा कॉइन्स का जो प्राइस है, जो अप डाउन होता है, वो टोटली मार्केट नियंत्रण करता है। कौन सा मार्केट? क्रिप्टो मार्केट नियंत्रण करता है। डिमांड और सप्लाई का खेला होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रिप्टो कॉइन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैनेज किया जाता है। ये जो क्रिप्टो कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यानी कि अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा क्रिप्टो करेंसी का। मैंने बोला ना, क्रिप्टो जो करेंसी है उसके अंदर बहुत सारा कॉइन आता है, सैकड़ों कॉइन आता है। तो कुछ एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर कर दूं, कोई बाई करने का, सेल करने का, ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मुझे आपको सिखाना है तो कुछ ना कुछ एग्जांपल दिखाना पड़ेगा, वही एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा पॉपुलर करेंसी किसको बोला जाता है? सबसे ज्यादा जो पॉपुलर करेंसी है वो बिटकॉइन ही है। बिटकॉइन नंबर 1 करेंसी है। ये क्यों नंबर 1 है? क्योंकि इसका यूजेज ज्यादा है, इसका डिमांड ज्यादा है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसको बहुत पहले लॉन्च किया गया था, इसीलिए बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी का सबसे नंबर 1 कॉइन इसको माना जाता है। ये कब लॉन्च हुआ था? अभी के टाइम पे एक बिटकॉइन यानी कि एक बीटीसी का कीमत जो है वो इंडियन रुपीस में 80 लाख रुपया है। एक बिटकॉइन का प्राइस 80 लाख रुपया है। और इसको कब लॉन्च किया गया था? स्टार्टेड बाय सतोशी नाकामोटो ने इसको लॉन्च किया था 2009 में। कहानी मैंने बोला था ना, सतोशी नाकामोटो नाम का एक व्यक्ति ने इसको लॉन्च किया था 2009 में। और जब इस व्यक्ति ने 2009 में बिटकॉइन को लॉन्च किया था, उस समय शायद बिटकॉइन का जो प्राइस था सिर्फ 1000 रुपया हुआ करता था, और आज के डेट में उसी बिटकॉइन का प्राइस 80 लाख तक चला गया है, ठीक है। तो ये पावर होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग का। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। उसके बाद क्या है कि इथेरियम, ये भी एक कॉइन है, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है। एक इथेरियम का प्राइस आज के डेट में 1.5 लाख रुपया है इंडियन रुपीस में। और इथेरियम स्टार्टेड बाय विटालिक बुटेरियन इन 2015, यानी कि क्या नाम है, विटालिक बुटेरियन ने 2015 में इथेरियम को लॉन्च किया था। और अभी के टाइम पे एक इथेरियम का जो कीमत है इंडियन रुपीस में 1.5 लाख रुपया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाइनेंस एक कॉइन है। एक बाइनेंस का जो प्राइस है वो 50,000 रुपया है। ये कब स्टार्ट हुआ था? इसको चेंगपेंग झाओ ने लॉन्च किया था 2017 में। उसके बाद सोलाना एक कॉइन है, एक सोलाना का कीमत है 12,000 रुपया। ये शुरू हुआ था 2020 में। रिप्पल एक कॉइन है, एक रिप्पल का प्राइस है 187 रुपया अभी के टाइम पे। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 2017 में लॉन्च किया गया था। तो ये तो बस मैंने 5 क्रिप्टो करेंसी का जो एग्जांपल दिखाया। इस तरीके से बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी है, सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी लॉन्च कर सकती है। और ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारा फ्रॉड भी होता है, कई सारा फेक कॉइन भी लॉन्च हो जाता है, तो उनसे आपको बच के रहना है। क्रिप्टो करेंसी सही है, लेकिन बहुत सारा फेक कॉइन भी आता है, तो उससे आपको बच के रहना है। वीडियो को आगे आगे देखोगे सब क्लियर हो जाएगा कैसे आपको फ्रॉड से बचना है, ठीक है। तो ये कुछ हमने एग्जांपल बात की है क्रिप्टो करेंसी का। उसके बाद क्या है कि क्रिप्टो करेंसी का कुछ गोल्डन पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मार्केट है ये न्यूज बेसिस पर चलता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में तो आपको पता है। अब शेयर मार्केट में क्या होता है कि कंपनी का शेयर होता है। अब कोई भी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल ये एक ABC नाम का कंपनी है, इस कंपनी का शेयर है। अब शेयर मार्केट में क्या होता है कि शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी का जो शेयर है, इस कंपनी के बारे में अंदरूनी बात कंपनी के मालिक को पता रहता है, कंपनी का मैनेजमेंट को पता रहता है। बहुत सारा फ्रॉड, धांधलेबाजी भी होता है। प्रोमोटर को पता रहता है, तो प्रोमोटर, फॉर एग्जांपल प्रोमोटर को पता है कि कल इस कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, तो प्रोमोटर आज ही इस कंपनी के शेयर को खरीद लेगा। और कल जब इस कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से शेयर बाजार में ये एक फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी का जो शेयर का डिटेल्स है बहुत सारे लोगों को पहले ही पता रहता है। लेकिन जबकि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मार्केट की बात आ गई है, तो क्रिप्टो मार्केट टोटली न्यूज पर चलता है। यहां पर कोई भी किसी का कंट्रोल नहीं है, ये टोटली न्यूज पर ही चलता है। यहां पर ये जो मार्केट है ये सबके लिए समान है, ठीक है। जैसे कि शेयर मार्केट सबके लिए समान नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग भी करना है तो अगर आपके पास बहुत महंगा महंगा सॉफ्टवेयर है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए महंगा महंगा अगर आपके पास इंडिकेटर है, तो आपका ट्रेडिंग में जीतने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जिसके पास सपोज करो पैसा नहीं है, वो तो महंगा महंगा इंडिकेटर नहीं खरीद पाएगा, वो तो महंगा महंगा सॉफ्टवेयर नहीं खरीद पाएगा, तो उसका हारने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा।
लेकिन जबकि क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है, यहाँ ये मार्केट हर किसी के लिए समान है। यहाँ पर आपको बिटकॉइन के बारे में जितना पता है, सामने वाले व्यक्ति को भी उतना ही बिटकॉइन के बारे में पता है। आपको अगर इथेरियम के बारे में जितना नॉलेज है, सामने वाले व्यक्ति को भी इथेरियम के बारे में उतना ही पता है। तो ये जो मार्केट है हर किसी के लिए समान है। यहाँ पे कोई प्रोमोटर मालिक वगैरह नहीं होता है, हर किसी के लिए ये मार्केट समान होता है। ठीक है, लेन देन में इसको कम देशों ने अलाउ किया है, लेकिन इसको एज ए एसेट क्लास अलाउ किया गया है। मैंने बोला था ना कि क्रिप्टो करेंसी को क्यों लॉन्च किया गया था, इसको लेन देन करने के लिए लॉन्च किया गया था। वो जो सतोशी नाकामोटो नाम का व्यक्ति है, उसने क्यों लॉन्च किया? जब वो बैंक में फ्रॉड वगैरह हो गया, तभी ना उसके दिमाग में ये बुद्धि आया कि बैंक अगर डूब जाता है तो लोगों का पैसा डूब जाएगा, तो एक करेंसी मुझे लॉन्च करना है जो करेंसी में किसी का कंट्रोल ना रहे। तो उसने क्रिप्टो करेंसी को इसीलिए लॉन्च किया था, इस पर्पज से लॉन्च किया था ताकि लोगों में लेन देन बरकरार रहे। लेकिन लेन देन में बहुत सारे देशों ने इसको अलाउ अभी तक नहीं किया है। अभी तक तो लेन देन करने के लिए बहुत सारे देशों ने इसको अलाउ नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एज ए एसेट क्लास अलाउ कर दिया है। एसेट क्लास का मतलब आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन लेन देन करने के लिए बहुत सारा देशों ने इसको अलाउ अभी तक नहीं किया है। क्योंकि पैसा तो है ना, देश कोई भी देश अपना पैसा को सबसे पहले वैल्यू देगा, कोई भी करेंसी को वैल्यू देने से पहले अपने देश का पैसा का वैल्यू देगा। इसलिए बहुत सारे देशों ने इसको लेन देन में अलाउ नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे देशों ने इसको एज ए एसेट क्लास अलाउ किया है। आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लीगली। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैरियर ऑफ मनी, यानी कि फास्टेस्ट वे टू सेंड मनी। यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी को भी पैसा भेजना है, अब फटक से कोई भी कॉइन भेज दो तो उसके पास वो कॉइन चला गया, अब उस कॉइन को बेचकर उसके पास पैसा आ जाएगा। तो फास्टेस्ट वे टू सेंड मनी, यानी कि बहुत ही फास्ट तरीके से आप किसी को भी पैसा भेज सकते हो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू से। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रेड वर्ल्ड वाइड, यानी कि इसको वर्ल्ड वाइड ट्रेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था ना कि आपका जापान में कोई दोस्त है, जापान के दोस्त को आपको पैसा भेजना है, तो आप इंडिया में रह के जापान के दोस्त को अगर क्रिप्टो करेंसी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी भेज देते हो और जापान के उस दोस्त के पास चला गया, अब वो बंदा उस करेंसी को बेचकर जो पैसा मिल गया, तो आपने अल्टीमेटली क्या भेजा, पैसा ही भेज दिया ना। तो वर्ल्ड वाइड चलता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड काम करता है। ओके, लेकिन बस इसको गवर्नमेंट ने लेन देन के लिए अलाउ अभी तक नहीं किया है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग लोग क्यों करता है। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, सब आपको पता चल गया। लेकिन भैया लोग क्रिप्टो करेंसी क्यों करते हैं, क्या जरूरत है? हमारी स्टॉक मार्केट में आखिर ऐसा क्या कमी आ गया कि आज के डेट में हर एक व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी की ओर शिफ्ट हो रहा है? क्या रीजन है? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन ये है कि सबसे पहला, यहाँ पे लेवरेज मिलता है, यानी कि यहाँ पे मार्जिन मिलता है। हाँ, यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि सर हमारा स्टॉक मार्केट में भी तो मार्जिन मिलता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में 5x का मार्जिन मिलता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में यानी कि हमारे स्टॉक मार्केट में मार्जिन मिलता है, लेकिन जब बात क्रिप्टो करेंसी की आ जाती है ना, तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें कितना मार्जिन मिलता है? इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें 5x का मार्जिन मिलता है, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग में कितना मार्जिन मिलता है? 10x का, 20x का, 30x का? नहीं भैया, यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 200x का मार्जिन मिलता है। कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, अब आपको 1000 रुपया से ट्रेडिंग करना है। तो जबकि आपको 1000 रुपया से ट्रेडिंग करना है, अब 1000 रुपया पे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, और आपका इन्वेस्ट करने के बाद वो जो कॉइन है, उस कॉइन का प्राइस जो है वो 10% ऊपर चला गया। आपने कोई भी कॉइन में 1000 रुपया लगा दिया और आपका लगाने के बाद 10% प्राइस ऊपर चला गया, तो इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट कितना हुआ? इस कंडीशन में 1000 रुपया का 10% कितना होगा? आपका 100 रुपया ही प्रॉफिट होगा। ये मैंने विदाउट लेवरेज जो मार्जिन है, विदाउट लेवरेज का बात किया। अब जबकि यही ट्रेडिंग को आप क्रिप्टो करेंसी में करोगे ना, और क्रिप्टो करेंसी में अगर आप 1000 रुपया कोई भी कॉइन में लगाते हो, और जबकि यहाँ पे 200x का भी मार्जिन मिलता है, तो 1000 रुपया लगाकर आप 200 से इसको इंटू कर दो। 200 से जब आप इंटू करोगे तो आपका जो पैसों का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पता है? 2 लाख का वैल्यू हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आपने लगाया 1000 रुपया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में 200x तक का मार्जिन मिल जाता है। तो 200x तक का मार्जिन मिलने के वजह से उस 1000 रुपया का जो वैल्यू है, 200 से इंटू करने के बाद उस 1000 का जो वैल्यू है वो 2 लाख तक चला जाएगा। और 2 लाख तक जाने के बाद अगर इस केस में अगर आपका 10% भी प्रॉफिट होता है, तो 2 लाख का 10% कितना होता है भैया? 2 लाख का जो 10% होता है वो 20,000 रुपया होता है। यानी कि लगाया आपने 1000 रुपया, प्रॉफिट हुआ आपका 20,000 रुपया। इसीलिए लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग की ओर आ रहा है।
क्योंकि यहाँ पे मार्जिन मिलता है, लेवरेज मिलता है, 200x तक का मैक्सिमम लेवरेज मिलता है। पैसा है आपका इतना, लेवरेज मिलने की वजह से आपका पैसा हो गया इतना। अब इतना पैसा में थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट हो जाता है तो वो जो पैसा है, वो जो प्रॉफिट है, वो आपको बहुत बड़ा दिखने लगता है। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव बात भी मैं बोलूंगा, खाली पॉजिटिव बात नहीं बोलूंगा, खाली आपको मीठी मीठी बात नहीं बोलूंगा। इस केस में अगर आपको नुकसान भी होता है तो उतना ही हद तक नुकसान हो सकता है, ठीक है। यानी कि जितना आपका फायदा होने का चांसेस है, उतना ही बड़ा आपका नुकसान होने का भी डर है। तो इसीलिए ट्रेडिंग करें तो अपने रिस्क पर करें, ठीक है। बस यहाँ पे फायदा इसीलिए है कि लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग पर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन है बहुत ज्यादा मिलता है। कौन देता है मार्जिन? ब्रोकर देता है। जिस ब्रोकर ऐप में आप करोगे वही आपको मार्जिन देता है। अब कौन से ब्रोकर पर करना चाहिए, बेस्ट ऐप कौन सा है बताऊंगा, वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस ऐप पे करने से इतना बड़ा मार्जिन मिलता है, बताऊंगा मैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पे मार्जिन का फैसिलिटी है और बहुत ज्यादा मार्जिन हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद 24/7 यानी कि ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ये 24 घंटा खुला रहता है। यहाँ पे कोई बंदी नहीं होता है। जैसे जैसे कि हमारा इंडियन मार्केट सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक चलता है, लेकिन जबकि क्रिप्टो मार्केट है ये 24/7 खुला रहता है। तो अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, काम वाम करते हो तो आप आराम से जॉब वगैरह करो और रात को आकर लैपटॉप पे बैठकर क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये 24/7 खुला रहता है। लोएस्ट कैपिटल, इस ट्रेडिंग को करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 200x तक का लेवरेज मिलता है। तो कम पैसों से भी इस ट्रेडिंग की शुरुआत किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल, सबके लिए इक्वल है। मैंने बोला ना कि क्रिप्टो एक ऐसा मार्केट है जो सबके लिए समान है। यहाँ पे कोई घपलाबाजी करने वाला नहीं है। शेयर मार्केट में कंपनी का जो शेयर है, उस कंपनी का शेयर के बारे में बहुत सारे लोगों को गुप्त बात पता रहता है। कंपनी को पता रहता है, कंपनी का मैनेजमेंट को पता रहता है, कंपनी का प्रमोटर को पता रहता है, उसके बाद बहुत सारे लोगों को पता रहता है। शेयर मार्केट में क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत बहुत एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो। आप महंगा महंगा सॉफ्टवेयर को खरीद कर ट्रेडिंग कर सकते हो, कंपनी के बारे में एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग में ये सब नहीं होता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग हर किसी के लिए समान है। बिटकॉइन के बारे में जितना आपको पता है उतना बड़े लोगों को भी पता है। इथेरियम के बारे में जितना आपको पता रहेगी उतना बड़े लोगों को भी पता रहेगी। ये मार्केट हर किसी के लिए समान है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉड, धांधलेबाजी थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया ना। उसके बाद लीगलिटीज एंड टैक्सेस, यानी कि क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है और टैक्सेस कितना है, कहां पर लगता है, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो 100% लीगल एज ए एसेट क्लास, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये 100% लीगल है एज ए एसेट क्लास। एसेट क्लास एज ए 100% लीगल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। एसेट क्लास मतलब क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो लीगल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है। 30%, जो बहुत सारे लोगों को लगता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में 30% टैक्स है, तो जी हाँ बिल्कुल है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में 30% टैक्स बिल्कुल है, लेकिन किस कंडीशन में है वो भी सुन लो। प्रॉफिट गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो और इन्वेस्टिंग के बाद अगर आप प्रॉफिट करते हो तो उसमें 30% का टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग में फ्यूचर में ट्रेडिंग किया जाए, ऑप्शन में ट्रेडिंग किया जाए, तो यहाँ पे कोई भी 30% का टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 30% का टैक्स तभी लगता है जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग करते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, तो वहां पे आपको 30% का टैक्स नहीं लगेगा। कितना लगेगा? बिजनेस इनकम में टैक्स लगेगा। जितना आपका बिजनेस इनकम में टैक्स लगता है स्लैब वाइज, उसी स्लैब वाइज आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में 90%, 99% लोग जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग ही करता है, इन्वेस्टिंग बहुत कम लोग करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नो रेगुलेटेड एज ऑफ नाउ, यानी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो अभी तक रेगुलेटेड नहीं है। रेगुलेटेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास, आपका जो बैंक है, बैंक में आपका पैसा है और आपका जो बैंक है वो बंद हो जाता है। तो जबकि अगर आपका बैंक बंद हो जाता है तो आप किसको पकड़ोगे? आप आरबीआई को पकड़ोगे, क्योंकि आरबीआई जो है वो बैंक को रेगुलेट करता है। बैंक किसके अंडर में आती है? बैंक आरबीआई के अंडर में आती है। उसी तरह फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट है। अब आपको अगर शेयर मार्केट में कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप किसको पकड़ोगे? आप सेबी को पकड़ोगे, क्योंकि सेबी जो है वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। एक रेगुलेटेड बॉडी बना हुआ है। शेयर मार्केट में अगर किसी के साथ भी कुछ गलत हो जाता है तो सेबी उसको निगरानी करती है, सेबी उसको पकड़ती है। तो शेयर मार्केट को कोई ना कोई रेगुलेट करता है, बैंक को कोई ना कोई रेगुलेट करता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो अभी तक इसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कोई बॉडी नहीं बनाया गया है। अगर क्रिप्टो मार्केट में कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो आप किसी को कंप्लेन अभी तक तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग का अभी तक कोई बॉडी नहीं बनाया गया है, कोई रेगुलेटर नहीं बनाया गया है। लेकिन बहुत ही जल्द, जिस हिसाब से क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्रेज बढ़ते ही जा रहा है, बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग का भी कोई रेगुलेशन आ जाएगा। क्योंकि जब आज से 1800 सन में, जितना मेरे को याद है, शेयर मार्केट शुरू हुआ था,
उसके 100 ईयर के बाद यानी कि 100 सालों के बाद शेयर मार्केट का रेगुलेटेड बॉडी बनाया गया था। यानी कि 100 साल के बाद शेयर मार्केट के लिए एक बॉडी बनाया गया था, एक संगठन बनाया गया था जिसको सेबी बोला जाता है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग भी तो कुछ साल पहले शुरू हुआ। तो अभी के टाइम पे जिस हद तक क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्रेज बढ़ते ही जा रहा है, हो सकता है आने वाले समय में क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए भी कोई ना कोई बॉडी बना दिया जाए, कोई ना कोई रेगुलेशन बना दिया जाए। ठीक है, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग का अभी तक तो कोई रेगुलेट नहीं करता है। उसके बाद बेस्ट प्लेटफॉर्म इन्वेस्ट एंड ट्रेड, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया, लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि भैया किस ऐप में ट्रेडिंग कर। तो देखो भैया, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारा ऐप है, लेकिन मैं पर्सनली जिस ऐप को यूज करता हूं, जिस ऐप से ट्रेडिंग वगैरह करता हूं क्रिप्टो मार्केट में, मैं उसी ऐप के बारे में आज आपको बताऊंगा। लेकिन वो ऐप के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको क्रिप्टो मार्केट के लिए कोई भी ब्रोकर को चुनना है तो कुछ ऐसा फैसिलिटीज है, उन फैसिलिटीज को आपको जरूर चुनना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। सबसे पहला फैसिलिटी क्या है कि सेफ्टी होना चाहिए भाई। जो भी ऐप में आप ट्रेडिंग करोगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग करोगे, वो ऐप में सेफ्टी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो ऐप है आपको धोखा दे जाए, आपके पैसों के साथ खेल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेफ्टी होना चाहिए। उस ऐप में इन्वेस्टिंग भी कर सको, एसआईपी भी कर सको, एसआईपी का भी फैसिलिटी होना चाहिए। उस ऐप को चलाना बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग वैसे ही तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ऐप को चलाना भी मुश्किल होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐप का जो इंटरफेस है काफी आसान होना चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि क्रिप्टो मार्केट के लिए वॉल्यूम बहुत जरूरी है। आप क्रिप्टो को तुरंत खरीद सको, तुरंत बेच सको, उसके लिए वॉल्यूम होना जरूरी है, लोगों का ऑडियंस होना जरूरी है। तो वॉल्यूम होना चाहिए। ऑल कॉइन लिस्टेड विद बिग वॉल्यूम, यानी कि जितना भी कॉइन है मार्केट में, क्रिप्टो कॉइन है, हर एक कॉइन उस ऐप में होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। उसके बाद डिस्काउंट ऑन ब्रोकरेज, यानी कि अगर देखो कोई भी ट्रेडिंग करो, कोई भी ऐप से करोगे, ब्रोकरेज तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम ब्रोकरेज हो ये भी आपको देखना है। तो ये कुछ फैसिलिटी आपको देखना है। और मैं जिस ऐप को यूज करता हूं, ये सारा फैसिलिटीज है, ये सारा फैसिलिटीज को देखकर ही मैंने उस ऐप को चुना है। और उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है CoinDCX। हाँ जी, ये इंडिया का नंबर 1 क्रिप्टो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, ब्रोकर है। ठीक है, अब CoinDCX में क्या क्या फैसिलिटी है? सबसे पहला यहाँ पे नो AMC है, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है अभी तक। उसके बाद नो STT, नो ट्रांजेक्शन चार्जेस, कोई ये सब का झमेला नहीं है। INR डिपोजिट विड्रॉ फ्रॉम 1 डे, यानी कि पहले दिन से ही आप इंडियन रुपीज में डिपोजिट एंड विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद क्या है? लार्जेस्ट इंडियन एक्सचेंज, यानी कि मैंने बोला ना कि इंडिया का सबसे बड़ा इंडियन एक्सचेंज है। ठीक है, उसके बाद इजी इंटरफेस, बहुत ईजी है मेरे भाई, मैंने पर्सनली इसको यूज किया है, बहुत ही आसान है इसको चलाना। उसके बाद क्या है कि सेफेस्ट, यानी कि 50 करोड़ का कस्टमर प्रोटेक्शन फंड है। मैंने बोला था ना सेफ्टी जरूरी है, तो CoinDCX का 50 करोड़ का एक फंड जो है वो इन लोगों ने हटा के रखा है। क्यों हटा के रखा है? कि अगर किसी कस्टमर के साथ कोई धांधलेबाजी हो जाए तो 50 करोड़ का जो कस्टमर प्रोटेक्शन फंड है उससे कुछ मदद हो पाए। तो इनके पास 50 करोड़ रुपया कस्टमर के लिए ऑलरेडी हटाया हुआ है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है आप गूगल पर चेक भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है? डिस्काउंट ऑन ब्रोकरेज, ध्यान से समझिएगा। CoinDCX के बारे में मैंने तो आपको बोल दिया, लेकिन गूगल प्ले स्टोर से फटक से डाउनलोड मत कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों नुकसान हो सकता है? क्योंकि हमने, यानी कि मैंने CoinDCX के साथ पूरा पार्टनरशिप कर लिया है, और मैंने बोला है इनको कि भैया कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर दो ताकि मेरे व्यूअर को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए। तो इन लोगों ने मुझे ऑफर दिया है, अगर आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेरे स्पेशल लिंक से डाउनलोड करके CoinDCX में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा 1 महीने तक ब्रोकरेज में। यानी कि जो भी आपका ट्रेडिंग फीस रहेगा उस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा 1 महीना के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से ही आपको डाउनलोड करना है। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो ये जो 20% का डिस्काउंट है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने CoinDCX के साथ पार्टनरशिप कर लिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पे क्लिक करके CoinDCX में अकाउंट खुलवा सकते हो, और 2 से 3 मिनट लगेगा, अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनते ही आप CoinDCX को यूज वगैरह कर पाओगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। क्रिप्टो ट्रेडिंग का ये हमारे चैनल का पहला वीडियो था। अगर आप लोगों का और ज्यादा कमेंट आया तो मैं इसी चीज का एडवांस लेवल पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरा ज्ञान लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, CoinDCX का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी CoinDCX में अपना अकाउंट खुलवा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।